नमस्कार। आज आप लोग से रूबरू होके आप लोगों के बीच में छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहा हूँ, जो आज देश की इकोनॉमिक और अर्थव्यवस्था की जो सिचुएशन है उसके बारे में कुछ आंकड़े और जो हमने आज अब पिछले कुछ महीने में जो किया है उसके बारे में आपसे मुखातिब होकर बताना चाहता हूँ। वैसे तो देखिए, साल का आखिरी महीना है और आखिरी महीने के पहले दिन में है, लेकिन हम ये बहुत कन्विक्शन के साथ कह सकते हैं कि हम बहुत अच्छी स्थिति में, मजबूत स्थिति में हैं और आगे भी मजबूत स्थिति में बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से पैंडेमिक ने पूरी दुनिया के इकोनॉमी को इम्पैक्ट किया था, फेज़ 1 और फेज़ 2, खास के जो फेज़ 1 वेव आया था और जो सेकेंड वेव आया था, उसके बाद दुनिया की हर बड़ी छोटी इकोनॉमी वो इम्पैक्ट हुई थी और बुरी तरह इम्पैक्ट हुई थी, और खासकर बड़ी इकोनॉमीज बहुत चरमराती हालत में थी। ये बात सही है कि दुनिया के हर इकोनॉमी में अगर तकलीफ थी तो हिंदुस्तान में भी इकोनॉमी में तकलीफ थी, इसलिए कि हमने लॉकडाउन किया था और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बिल्कुल नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल हो गया था। जाहिर है जब उस तरह का सीवियर लॉकडाउन होगा तो उसके इम्पैक्ट भी आपको इकोनॉमिक डेटा में दिखेंगे। जो इंडिकेटर्स बहुत सारे उस वक्त, जो सारे इंडिकेटर्स थे वो नेगेटिव ग्रोथ दिखा रहे थे, इसलिए कि हमने उस तरह के लॉकडाउन किए थे। लेकिन वैसे मौके पे जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की जो सोच थी, उन्होंने कहा भी था कि ये अनप्रेसिडेंटेड टाइम है, शायद हमने अपने इतिहास में ऐसा समय नहीं देखा है, और दुनिया में के कई मुल्कों ने इस बात को तस्लीम किया कि ऐसा सिचुएशन जो है और ऐसी चरमराती इकोनॉमी दुनिया की कभी ग्लोबल इकोनॉमी देखी नहीं गई थी, जिस तरह से पैंडेमिक, और ख़ास के पैंडेमिक फेज़ 1 में फर्स्ट वेव में और सेकेंड वेव जो बहुत ही डेडली था उसमें देखा गया था। लेकिन जिस तरह से हमारी सरकार ने टैकल किया, जिस तरह से हमारी सरकार ने पॉलिसी मेजर्स लिए, जिस तरह से हमारी सरकार ने इस एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया, बहुत सारे जो है इम्पॉर्टेंट जो डिसीजन जो है पॉलिसी मेजर्स लिए, और इसलिए कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम था, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक अच्छे लीडर की पहचान होती है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो डिसीजन जो है मेकिंग एबिलिटी जो होती है, वो एक अच्छा डिसीजन जो है ले सकता है अगर उसमें एबिलिटी है, जिसका पूरे तौर से प्रमाण आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। जो एक डायनामिज्म चाहिए थी, जो इस तरह की सोच चाहिए थी, जिस तरह की समझ चाहिए थी, और उन्होंने बहुत अच्छे से बहुत बड़े और कड़े और अच्छे फैसले लिए, जो दुनिया के हर लोग कह रहे थे कि उस वक्त जो है फिस्कल स्टिमुलस, बहुत लार्ज फिस्कल स्टिमुलस दिया जाए। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी उस सोच को बरकरार रखा, जो इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं, इंग्लिश में कहावत है कि अगर किसी चीज़ को मैनेज करना है अच्छे तरह से तो उसको बोलते हैं कि यू शुड नॉट स्पेंड बियॉन्ड योर मीन्स एंड यू शुड नॉट पंच अबव योर वेट। मतलब है कि अपनी चादर से ज़्यादा पाँव नहीं फैलाना चाहिए, इसलिए कि अगर आप उस तरह का फिस्कल स्टिमुलस देंगे तो वो शॉर्ट टर्म इंजेक्शन होगा, शॉर्ट टर्म टेम्पररी मेजर होगा। उसमें हो सकता है इकोनॉमी में टेम्पररी थोड़ा सा पॉजिटिविटी आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो कहीं ना कहीं कर्ज बनेगा और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत तकलीफदेह होगा। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सोच समझ के अच्छे फैसले लिए। आज उसका प्रमाण, उस फैसले का आज जो है पूरी दुनिया जो है एक्नॉलेज कर रही है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी में जिस तरह से फैसले लिए गए, आज ये दुनिया के, ये कोई सीक्रेट नहीं है, दुनिया की सबसे तेज तर्रार इकोनॉमी है, तेजी से ग्रो कर रही है, और ग्रोथ मोमेंटम जिस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो दिख रही है, उससे साफ इसके संकेत है कि आगे आने वाले दिनों में हिंदुस्तान जो है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी और तेज़ी से ग्रो करेगी। देखिए, आज दुनिया के हर जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है, और दुनिया में जब भी कोई भी ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशन जो एनालाइज करता है इकोनॉमी को, वो सब कहते हैं और उनकी सब की सोच है कि अगले 20 से 30 साल तक दुनिया की कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो इस तरह की अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ मोमेंटम जो दे सके, इस तरह की अपॉर्चुनिटी बिजनेसेस के लिए जो हिंदुस्तान में है वो और किसी कंट्री में है। आप अगर बहुत सारे चीज़ को अगर एनालाइज कीजिए तो आप देखिए कि जो सबसे ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो 2025 में हिंदुस्तान में होगा। वर्किंग एज पॉपुलेशन हिंदुस्तान में होगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। आप अगर देखिए तो जो 2030 में सबसे ज़्यादा इंटरनेट
यूजर्स जो हैं 85 मिलियन 850 मिलियन जो यूजर्स जो हैं हिंदुस्तान में होंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़े नंबर है। अगर आप मार्केट के एतबार से देखें तो आप देखिए कि 2035 में जो सबसे बड़ा डीप मार्केट जो हिंदुस्तान का होगा, चाइना से ज़्यादा आबादी हमारी होगी 2035 में, और उससे जो सबसे बड़ा जो एडवांटेज होगा कि हमारे पास एक मार्केट होगा और हमारी जो अर्थव्यवस्था जो दुनिया के तीसरे नंबर की जो है इकॉनमी हो जाएगी 2035 में, जिस ग्रोथ रेट से हम चल रहे हैं। और उतना ही नहीं बल्कि जो आप चाइना और यूएस के जो इकॉनमी है उसके बस पीछे हम खड़े रहेंगे, बाकी दुनिया के और इकॉनमी से हम आगे निकल चुके होंगे। और उसकी वजह है कि आज जो हमने बहुत सारे आत्मनिर्भर पैकेज का जो अनाउंसमेंट किया, और आत्मनिर्भर पैकेज जो है वो बहुत सोची समझी रणनीति थी सरकार की, और इसको कॉम्प्लीमेंट आज दुनिया कर रही है। उस वक्त हो सकता है कि बहुत सारे लोग उसका क्रिटिसिज्म कर रहे होंगे कि हमने सिर्फ पॉलिसी मेजर्स लिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए, फिस्कल स्टिमुलस कम दिया, लेकिन जिस सोच से आदरणीय प्रधानमंत्री चले थे, आज उस सोच को दुनिया ने लोहा माना है। इसलिए कि आंकड़े बताते हैं कि उस समय का जो फैसला था आज उस फैसले की वजह से हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत मजबूत इकोनॉमी हो गई है। और अगर आप आंकड़े में देखें, आप जैसे कल आपने देखा जीडीपी जो नंबर आया है सेकंड क्वार्टर सितंबर का, उसमें 8.4 से रियल जीडीपी जो है 8.4% आया है। अगर आप 2 साल का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखें तो ये पॉजिटिव है। आप बहुत सारे जो हाई फ्रिक्वेंसी डेटा देखें तो आपको दिखेगा कि हाई फ्रिक्वेंसी डेटा, चाहे ई वे बिल हो, चाहे ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन हो, चाहे कार रजिस्ट्रेशन हो, चाहे आप पावर कंजम्पशन हो, चाहे आपका बहुत सारे जो ये है रेलवे फ्रेट हो, सारे जो इंडिकेटर्स दिखा रहे हैं कि ये प्री कोविड लेवल से बेटर हो गए हैं। मतलब क्या समझ में आता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमने फैसले लिए थे, अब नाउ इट इज पेइंग द डिविडेंड, ये तेजी से बढ़ रहा है। और आगे जो हमारी ग्रोथ मोमेंट एक्सपेक्टेशंस है वो भी दुनिया में आज 8.4% आए, लेकिन आगे आने वाले में डबल डिजिट भी ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस दुनिया के बहुत सारे लोग जो एनालाइज करते हैं इंडियन इकोनॉमी को, उनकी रिपोर्ट के हिसाब से 9.9% से 10% और उससे भी ज़्यादा ग्रोथ हो सकता है। तो उसकी वजह यह है कि आज आप जीएसटी कलेक्शन देखिए, आपने देखा है 1.31 लाख करोड़। देखिए आप अगर किसी अगर इकोनॉमी को एनालाइज करना है तो सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी डेटा किस तरह से उसका डायरेक्शन क्या है, और साथ साथ ये भी देखते हैं कि आपके सेक्टोरल जो है वो आंकड़े क्या दिखाते हैं। आप देखिए एग्रीकल्चर में हम बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। एग्रीकल्चर जो है हमारा वो इस 4.5% से ग्रो किया है। आप देखिए माइनिंग सेक्टर जो है वो 15.5% से ग्रो कर रहा है। आप अगर देखिए जो पीएमआई डेटा बोलते हैं, पीएमआई डेटा जो है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है, आप अगर मैन्युफैक्चरिंग का देखिए तो 57% का है, और अगर सर्विसेज सेक्टर में देखिए तो आप 58 के आसपास है, 58.5 59 के आसपास। ये क्या संकेत दे रहे हैं? ये संकेत दे रहे हैं कि बहुत तेजी से अर्थव्यवस्था आगे की तरफ बढ़ रही है। और मुझे लगता है कि आप अगर सेक्टोरल इवैल्यूएशन करें तो उसमें भी जो आपको बहुत सारे, जैसे मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं कि अगर इंडस्ट्री सेक्टर में आप देखिए तो वो रोबस्टली ग्रो कर रहा है 6.3% पे, कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो आपका 7.5% पे, सर्विसेज सेक्टर जो है अगेन बहुत स्ट्रांग मोमेंटम के साथ 10.2% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चल रहा है। और इन्वेस्टमेंट जो दिखता है, इन्वेस्टमेंट जो है वो 11% से है, लेकिन आज के दिन में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हुआ है। ये ज़्यादा जो है कैपेक्स जो है सरकार की तरफ से किया जा रहा है। आपने पिछले बजट में भी देखा होगा कि ऑल टाइम जो एलोकेशन है वो कैपेक्स में सरकार ने किया था, इसलिए कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहे थे। लेकिन अब बैंकों की हालत सुधर गई है, बैंक फुल्ली कैपिटलाइज है, बैंक जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोन देने की स्थिति में है। जो भी एनपीए सिचुएशन पूरे तरह से जो हमने इनहेरिट किया था यूपीए के सरकार के समय, वो जो उन्होंने जो हमको जो दिया था उसको हमने मैनेज किया, और उसके बाद आज इस स्थिति में है कि बैंक ऋण देने की स्थिति में है, बहुत कंफर्टेबली प्राइवेट कंपनियों को ऋण देने की स्थिति में है। इसलिए अब दिखता भी है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो प्राइवेट कैपेक्स नहीं हो रहा था,
अब वो प्राइवेट कैपेक्स होगा और सरकार की जो कोशिश है वो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बनाया है उसमें पूरी तरह से फोकस हो, इसलिए कि इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा अगर जो है जो मल्टीप्लायर इफेक्ट जो लेकर आती है जीडीपी ग्रोथ में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे वो रोड सेक्टर में है, चाहे पोर्ट सेक्टर में हो, चाहे वो रेलवेज में हो, चाहे एविएशन में हो। तो अगर आप देखिए रेलवे का जिस तरह से हमने बजट है, अगर आप फ्यूचर का देखिए तो हमने जिस तरह से बजटली एलोकेशन किया है वो पिछले 5 साल का देखिए और अगले 5 साल के लिए देखिए तो हमने डबल किया है, अंडर एलोकेशन नहीं, ओवर एलोकेशन, डबल एलोकेशन किया है। उस तरह का अगर बजटरी एलोकेशन होगा तो जाहिर है जितना बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन अगर रेलवेज मिले तो 5 टाइम, 1 रुपया खर्च करेंगे तो 5 टाइम उसमें जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो होगा उस 1 रुपये का होगा, 5 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन होगा। उसी तरह से रोड सेक्टर में भी होगा। अगर आप पोर्ट सेक्टर में देखिए तो पहली बार ऐसा हुआ है कि नॉन मेजर पोर्ट ट्रस्ट जो है उसका कंट्रीब्यूशन जो है 46% हो गया है। इससे समझ में आता है कि छोटे छोटे पोर्ट भी आज बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, बहुत बिजनेस है। और जो सरकार की जो इनिशिएटिव है परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव का, उससे एक्सपोर्ट तो बढ़ा ही है, साथ में जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है आप अगर पोर्ट सेक्टर में एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ गई है और इसलिए इसमें भी और उसमें मल्टीप्लायर इफेक्ट लेकर आते हैं जीडीपी कंट्रीब्यूशन में। आप अगर एविएशन में देखें तो एविएशन पिछले 10 सालों में जो पैसेंजर ट्रैफिक जो है ट्रिपल हो गया है। इसका मतलब है कि आगे आने वाले दिनों में जितने एयरपोर्ट हमने बनाए हैं और उड़ान स्कीम जो है उससे और भी पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ेगा और इकोनॉमी में भी उसी तरह से गति आती रहेगी। तो सरकार के फैसले ने जो फैसला लिया था जिसके क्रिटिसिज्म कर रहे थे, आज मैं कुछ लोगों के बारे में कहना चाहता हूं जो सीक्रेटली तो जाके चाइना के एम्बेसडर के घर पे खाना पीना तो खा लेते हैं, लेकिन जब देखते हैं, जब उन्हें आंकड़ा देखना चाहिए कि भाई चाइना जो है वो 4.9% से ग्रो कर रहा है और इंडिया की जीडीपी जो है 8.4% से ग्रो हो रही है। चाइना के लिए जो है वो जो फ्यूचर फोरकास्ट जो है वो नेगेटिव है और इंडिया के लिए और पॉजिटिव फोरकास्ट है। तो मुझे लगता है कि जो लोग इकोनॉमी के बारे में समझ नहीं रखते हैं उन्होंने बहुत सारे इकोनॉमी के बारे में क्रिटिसिज्म किए। आज देश की जनता मजबूत हो रही है, इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, तो जाहिर है देश की जनता मजबूत हो रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ते जा रहा है। और जितने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे थे, आज वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो प्री कोविड लेवल से बेटर हो गया है। और आगे आने वाले में जिस तरह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी और जिस तरह से निवेश बाहर के लोग जो एफडीआई इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज ईयर टू डेट अगर देखें तो 41 बिलियन के आसपास पे ईयर टू डेट इन्वेस्टमेंट हो चुका है। अभी और भी महीने बाकी हैं, लेकिन ऑल टाइम हाई है। बहुत सारे आंकड़े देखें तो ऑल टाइम हाई है। और उससे सिर्फ एक ही चीज़ दर्शाया जा सकता है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री ने जिन्हें जो फैसला लिया था आत्मनिर्भर पैकेज के अंदर, बहुत सारे फैसले लिए थे, उन सब फैसलों की वजह से आज हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांगली चल रही है। और आगे आने वाले दिनों में हर तरह से एक ब्राइट स्पॉट जो है पूरे दुनिया के लिए होगा, निवेश के लिए और हिंदुस्तान के लिए। एक अच्छी न्यूज़ ये है कि हिंदुस्तान के आने वाले दिनों में इसकी वजह से बहुत सारे जॉब क्रिएशन होंगे और आगे आने वाली पीढ़ी, जिसका जिक्र मैंने किया कि सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर वर्किंग एज पॉपुलेशन के सबसे ज़्यादा दुनिया में 2025 तक होंगे, उनके लिए बहुत सारे जो हमने इनिशिएटिव लिए हैं, सरकार ने लिए हैं, बहुत सारे पॉलिसी मेजर्स से और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से, वो उनसे जितनी नौकरियाँ जो आएंगी उसका सीधा सीधा फ़ायदा आगे आने वाली जनरेशन को होगा। थैंक यू। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप सर, राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ी है आप लोगों की सरकार के जुमलों के जो भाव है वो गिर गए हैं। आज फिर गैस की कीमतें बढ़ी हैं, आप बोल रहे हैं अर्थव्यवस्था अच्छी है लेकिन आम आदमी तो परेशान है। देखिए, किसी भी महंगाई को जो उसके दर को नापने का तरीका जो है सीपीआई इंडेक्स होता है। कभी भी आप देखिए उसको देखा जाता है। तो सीपीआई इंडेक्स जो है उनके समय का जरा राहुल गांधी जी से पूछ लिए कि 2009 में क्या था, 2010 में क्या था, 2011 में क्या था, 2012 में क्या था। सब वक्त डबल डिजिट जो है महंगाई दर थी। आज उसी महंगाई दर के बारे में अगर आप देखिए तो हमारी सरकार ने शुरू से पॉलिसी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनाई कि 4% से 6% के बीच में रहेगा, -+2%। हमने कभी एक ही बार ब्रीच किया 6% को, लेकिन आज के दिन में वो भी कंट्रोल है। अगर पूरे पिछले 7.5 साल का एवरेज लीजिए तो भी 4% क्रॉस नहीं होगा। उससे समझ में आता है कि हमने महंगाई दर को कंट्रोल करके रखा है। एक आम नागरिक के जो तकलीफ होती है उसको समझा है और इसलिए
सीजनल फैक्टर की वजह से कोई एक दो चीज़ें जो दाम बढ़ जाती हैं वो सीजनल फैक्टर की वजह से बढ़ती है, लेकिन उसी तरह से वो कम भी होती है। जैसे अब मैं एक मिसाल के तौर पे आपको बोलता हूँ कि सब्जियों के दाम बढ़ गए थे, लेकिन आप देखिए अब सब्जियों के दाम गिर गए हैं, इसलिए कि वो सीजनलिटी फैक्टर काउंट होता है। लेकिन हम हर सीजनलिटी फैक्टर को भी काउंट करते हुए भी देखिए तो हमारी 4% पिछले 7.5 साल में 4% भी जो है सीपीआई इंडेक्स क्रॉस नहीं करेगी। इस वक्त जो थोड़ी सी महंगाई का जो लोगों को तकलीफ हुई थी, वो भी आपको अगर मैं आंकड़े की तरफ से संकेत दूं तो देखिए जो सप्लाई साइड में जो डिसरप्शन हुआ था पैंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, उससे प्रोडक्शन नहीं हो रहा था लेकिन डिमांड था, इसलिए थोड़ी सी जो है टेम्पररी जो है अपवर्ड प्रेशर जो है प्राइस पे हुआ था। लेकिन जैसे जैसे सप्लाई चेन ठीक हो रहा है और जिस तरह से जो प्रोडक्शन जो है बढ़ता जा रहा है, तो महंगाई भी उसी तरह से महंगाई दर भी कम होते जा रहे हैं। अगर आपको उसको ही देखना है तो आप देखिए कि जो WPI इंडेक्स और CPI इंडेक्स का जो 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 रिलेशन होता है वो अपने आप में दर्शाता है कि अगर सप्लाई साइड की वजह से ही डिसरप्शन के शॉर्ट टर्म प्रेशर की वजह से जो है WPI इंडेक्स में जो जो तेजी थी, वो अगर आप यूपीए के समय से कंपेयर करेंगे तो समझ में आएगा कि ओवरऑल बहुत सारे जो सब चीज़ों के दाम बढ़े थे उस वक्त, आज वैसा नहीं है। टेम्पररी मेजर्स, जो टेम्पररी प्रेशर आता है प्राइस पे कभी कभी, लेकिन ओवरऑल जो है सीपीआई को हमने मेंटेन कर रखा है। इसलिए कि सरकार की पूरी कोशिश है कि एक आम नागरिक को कभी महंगाई की कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। सर एक सवाल जानना चाहते हैं, क्योंकि महंगाई की बात है तो बहुत सारी चीज़ों की बात है। किसानों को यदि MSP देती है सरकार, यदि गारंटी देती है, लिख के देती है, तो क्या असर पड़ेगा बजट पे? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के रिपोर्टर के साथ में टिकैत ने खुद मिसबिहेव किया है, एक महिला पत्रकार की बदतमीजी से बात की, धक्का मुक्की की नौबत आ गई, इसको किस तरीके से? देखिए, किसी भी पत्रकार से धक्का मुक्की करने का किसी को अधिकार नहीं है। यह तो व्यक्तिगत तौर से देखना चाहिए कि अभी किसी को अधिकार नहीं है, सबको एक तरह से ही बिहेव करना चाहिए और मान सम्मान सबका करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक आपने MSP का सवाल पूछा है, गारंटीड MSP का सवाल, मुझे लगता है कि इस चीज़ की चर्चा जो कमेटी बनाई, गठन की गई है, उसमें चर्चा की जाएगी और ये सारे आंकड़े जो है उस पर सरकार की तरफ से रखे जाएंगे कि क्या इसके, और जो बेस्ट जो फैसला होगा उसमें रिप्रेजेंटेशन जो किसान भाई बहनों का भी होगा और उसमें रिप्रेजेंटेशन जो सरकार का भी होगा और स्टेट के भी लोग होंगे और एक्सपर्ट्स भी होंगे और सही फैसला लिया जाएगा। जितनी भी कोई भी फैसला जो लिया जाएगा वो सब सर्वसम्मति से लिया जाएगा, इसलिए इस पे इस वक्त टिप्पणी करना सही नहीं होगा। मेरा एक अलग से सवाल है जफर जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अयोध्या और काशी में भव्य मंदिर निर्माण चल रहा है, अब मथुरा की तैयारी है, विवादास्पद बयान की। देखिए, उनका मकसद मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ मेरा वही मकसद है कि वो जो विकास के दृष्टि से बोल रहे थे और देखिए इसके बारे में मैं जितना मैं समझ रहा हूँ कि वो उसको जो जो विकास हो रहा है हर जगह पर उसके संदर्भ में बोल रहे होंगे। लेकिन इसलिए कि हमारे पार्टी का और हमारी सरकार का फैसला सबको मालूम है कि हमारा अभी राइट नाउ वो फोकस एरिया नहीं है, इसलिए इसके बारे में और उसके बारे में चर्चा जो है मेरे ख्याल से इस वक्त इस जब इकोनॉमी के बारे में बात करें तो उस पर चर्चा ना करें तो बेहतर होगा। सर, आपने महंगाई को लेकर बहुत आंकड़े गिनाए, लेकिन लोगों को आंकड़ों से कोई मतलब नहीं है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं, उसकी सब्सिडी भी लोगों के पास नहीं पहुंच रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? और आपने जिस तरह सब्जियों का जिक्र किया, महंगाई कहीं घटती तो नहीं देखिए, जो डायनामिक प्रोसेस है, लेकिन हर चीज़ को जैसे आपको अगर तबीयत खराब होता है तो आप अपना फीवर देखते हैं कि भाई फीवर कितना है, थर्मोमीटर से ही देखते हैं ना, आला कोई है। उसी तरह से महंगाई को भी मापने का जो है वो सीपीआई इंडेक्स ही जो है वो बताता है। तो सीपीआई इंडेक्स जो है वो उस चीज़ को दर्शाता है, इसलिए कि उस पर सारे चीज़ों के वेट्स आते हैं, जो हर चीज़ चाहे सब्जी हो, फल हो, तेल हो, गैस हो, सबका वेट्स आता है और उसके बेसिस पे कैलकुलेट होता है सीपीआई। तो उसके नंबर्स जो आते हैं वो दर्शाते हैं कि कितनी महंगाई कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। आपके सामने आंकड़े हैं कि 6% से क्रॉस कर गया था, लेकिन अब पिछले दिनों में जैसे जैसे सीजनल फैक्टर की वजह से जो चीज़ें दाम बढ़ी थी और सरकार ने जो है एक्साइज ड्यूटी भी कम किया, कुछ सरकारों ने वैट भी कम किया, सब के जो है
असर जो है वो दिखेंगे, चाहे वो सब्जियों के दाम में हो, और अगर वो वहाँ गिरेंगे तो जाहिर है वो CPI इंडेक्स पे भी दिखेगा, और वो उसके जो फोरकास्ट है उसमें वो दिखता भी है कि आगे आने वाले दिनों में और कम हो जाएगा CPI इंडेक्स। देखिए स्पेसिफिक चीज़ जब भी आप महंगाई दर देखते हैं तो स्पेसिफिक चीज़ नहीं दी, कई बार आपको लगेगा कि आपको बहुत सारी चीज़ों के दाम बहुत कम हो गए, इसलिए किसी एक चीज़ से इंसान एक चीज़ पे तो निर्भर रहता नहीं है। अगर घर चलाना है तो खानेदारी चलानी है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का होता है, और इसीलिए ये इसको बनाया गया है लोगों की ज़रूरियात को देखते हुए, एक आम नागरिक की ज़रूरियात को देखते हुए CPI जो है महंगाई दर जो बनाया गया है जो इंडेक्स, और उसमें हर चीज़ कैप्चर हो जाती है, और उसको उसी को देखते हुए मैं आपको कह रहा हूँ कि आगे के फोरकास्ट दिखाते हैं कि और भी सस्ता होगा। हो सकता है कोई एक चीज़ महंगी भी हो, लेकिन दूसरी चीज़ें कॉम्पनसेट भी करती हैं, तो कहीं हो सकता है महंगाई भी हो, किसी चीज़ में हो सकता है अपवर्ड प्रेशर हो, तो किसी में डाउनवर्ड प्रेशर भी प्राइस का होता है। और ओवरऑल जो है कंपटीशन के बाद अगर महंगाई दर बढ़ रही है तो दिखती है महंगाई दर बढ़ रही है, और घट रही है तो वो आपके सामने रहती है। अगर और कोई सवाल नहीं है तो मैं आप लोगों से फिर से एक बार धन्यवाद करूंगा कि आप लोग आए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने का आपने मौका लिया। धन्यवाद।